शिद्दत से सीखने वालों को महेश बाबू का सलाम। तो साहब कैसे हो आप लोग? बॉलीवुड बिंदास्त जबरदस्त जिंदाबाद। दोस्तों, इस भाग दौड़ की जिंदगी में यूजर को चाहिए कि उसको एफएस पूरा देखना नहीं है, उसको एफएस समरी में देखना है, सुमरी में देख के निकल जाना है, क्योंकि उसको रील देखना है बाद में। ठीक है, तो इस वजह से यूजर चाहता है कि तुम क्या करो, हमको पूरा एफएस देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम उसका समरी बनाओ। तो समरी कौन बनाएगा? मैनेजमेंट बनाएगा। मैनेजमेंट समरी एफएस बना देगा। बट यूजर को चाहिए कि ऑडिटर उसके ऊपर क्या करेगा, अपना रिपोर्ट इशू करेगा। ठीक है, अब ऑडिटर ने पूरा एफएस तो अच्छे से चेक कर लिया है, अब उसको फिर से समरी एफएस चेक करना है क्या? जरूरत नहीं है। उसको बस एक चीज चेक करनी पड़ती है कि समरी एफएस तुम्हारा पूरे एफएस के साथ में मैच होता है कि नहीं होता है, बस इतनी चीज चेक करनी है। तो इसके ऊपर जो रिपोर्ट जाएगा, समरी एफएस के ऊपर जो रिपोर्ट जाएगा, उसमें जो एंगेजमेंट होता है ना, इसके बारे में ऐसे 810 बात करता है। ठीक है, इसमें तुम्हारा ऐसे 810 बात करता है। ठीक है, तो समरी एफएस क्या होता है? तुम्हारे पूरा एफएस जो है ना, बहुत डिटेल में होता है, घुस घुस के होता है। समरी एफएस उसका लेस डिटेल वाला वर्जन होता है, कंडेंस वर्जन होता है। ठीक है, अब्रीज वर्जन होता है, अब्रीज। ठीक है, ये चीज तुमको समझनी पड़ेगी। तो बट ये ना तुम्हारा स्ट्रक्चर्ड मैनर में होता है, ऐसे ही कुछ भी नहीं बनाया, स्ट्रक्चर्ड मैनर में होता है। तो समरी एफएस तुम्हारे पास में है। सर, तुम तभी उसके ऊपर ऑडिट रिपोर्ट अपना दे सकते हो जब तुमने पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट किया है। अगर तुमने पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट नहीं किया है, तब तुम उसका एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करोगे। क्यों सर? भाई साहब, अगर समरी एफएस को तुमको उसके ऊपर तुमको अगर ओपिनियन देना है ना तुमको, तो भाई साहब तुमने उसको ऑडिट तो किया होना चाहिए, पूरा ऑडिट। नहीं तो समरी एफएस के ऊपर तुम सीधा सीधा ओपिनियन कैसे दे सकते हो? इम्पॉसिबल है ना भाई साहब, पॉसिबल ही नहीं है। तो तुम एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे जब तक कि तुमने पूरा एफएस जो है ना, फुल ऑडिटेड एफएस है ना, उसके ऊपर ऑडिट नहीं किया है। तो ठीक है, बट सर हमको है ना हमेशा देखना होता है क्या? एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस देखना होता है, परफॉर्म करते समय देखना होता है, रिपोर्ट करते समय देखना होता है। जैसे 800 की तीनों ऐसे में अपन ने क्या देखा है, 800 सीरीज के तीनों ऐसे में अपन ने क्या देखा है कि हमको एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के लिए कुछ तो चीजें ध्यान देनी पड़ती है, एंगेजमेंट में तुमने परफॉर्म करने के लिए कुछ चीजें ध्यान देनी पड़ती है, एंड रिपोर्ट करते समय कुछ चीजों को तुमने ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए क्या चीज का ध्यान देना है, क्या चीज के ऊपर ध्यान देना है? तो ये बात समझो, हमेशा अपन क्या करते हैं, एफआरएफ देखते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क देखते हैं। लेकिन यहाँ पे ना फ्रेमवर्क नहीं होता, यहाँ पे क्राइटेरिया होता है। सर एक मिनट आइए, मैं तुमको 210 दिखा देता हूँ। ठीक है, 210 में तुमको एक्सेप्ट करने से पहले प्री कंडीशंस चेक करने होते हैं, जिसमें एफआरएफ तुम्हारा एक्सेप्टेबल है क्या, उसके साथ में मैनेजमेंट के साथ में एग्रीमेंट करते हो तुम, फिर ये एफआरएफ एक्सेप्टेबल है कि नहीं है उसको डिटरमाइन करते हो, फिर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में जाते हो, जिसमें तुम्हारा फॉर्म एंड कंटेंट ऑडिट रिपोर्ट का क्या है, ये सारी चीजें तुम उसके साथ में डिस्कस करते हो। यही चीजें तुमको यहाँ पे भी करनी पड़ेंगी। यहाँ पे एफआरएफ की जगह पे बस क्राइटेरिया होता है, वो एक्सेप्टेबल है क्या, एग्रीमेंट मैनेजमेंट के साथ में तुमने ऑब्टेन करना है, एंड मैनेजमेंट के साथ में तुमने एग्री होना है फॉर्म ऑफ ओपिनियन में। ठीक है सर, क्राइटेरिया क्यों होता है, एफआरएफ क्यों नहीं होता है? तो देखो, एफआरएफ के हिसाब से तुम्हारा एफएस बन चुका है। अब बस तुमको ये देखना है कि फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास में जो तुम्हारा फुल ऑडिटेड एफएस है ना, फुल एफएस में तुमने अमाउंट इन रुपीज किया है, रुपीज इन 1000 है तुम्हारा। ठीक है, तुमने राउंड ऑफ किया है 1000 में। तो जब समरी एफएस बनता है ना तुम्हारा, तो समरी एफएस भी तुम्हारा क्या होना चाहिए, रुपीज राउंडेड ऑफ इन 1000 होना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि अगर गड़बड़ होती है ना दोस्त, गड़बड़ हो जाती है ना, तो अगर इस यहाँ पे अगर तुम्हारे पास में लैक्स है ना, राउंडेड ऑफ इन लैक्स, तो ये चीज है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 150 रुपए है, एंड यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये नंबर चेंज हो जाएगा। तो अगर ऐसा नंबर नंबर चेंज हो जाएगा ना, तो गड़बड़ हो जाएगी, यूजर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये सेम टू सेम होना चाहिए, राउंडिंग ऑफ भी। ये क्या है, तुम्हारा एक कंडीशन है, एक कंडीशन कहाँ पे लिखा होगा, क्राइटेरिया में सेट किया होगा। तो कोई एक क्राइटेरिया तुमको चेक करना पड़ेगा कि ये जो कन्वर्जन करना है ना, एक कन्वर्जन के लिए क्या क्या चीजें तुमने सेट करनी है, वो तुम्हारा क्राइटेरिया बनेगा, वो तुमको एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, ये चीज तुमको चेक करनी पड़ेगी। देखो सर, एक तो क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल है क्या, एग्रीमेंट ऑब्टेन करो, एंड फॉर्म ऑफ ओपिनियन को तुम क्या करो, एग्री कर लो। यही चीज है ना तुमको डिटेल में नीचे दी गई है। जैसे कि तुम्हारा जो 1 नंबर का पॉइंट है, पहला पॉइंट है, ये चीज तुमको यहाँ पे दिखेगी। जो 2 नंबर का पॉइंट है एग्रीमेंट का, वो तुमको नीचे दिखेगा। एग्रीमेंट का पॉइंट डिटेल में तुमको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, जस्ट गिव मिनट, 1 मिनट। ठीक है,
और तीसरा पॉइंट है ना, उसमें कुछ डिटेल में नहीं है, वो सेम टू सेम बात करता है, एग्री विद द मैनेजमेंट फॉर्म ऑफ ओपिनियन। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना है, ये जो क्राइटेरिया है ना, ये तुमको एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, ये कैसे डिटरमाइन करोगे तुम, ये डिटरमाइन कैसे करोगे? अपन वापस जाते हैं 210 में, क्योंकि वहाँ पे एफआरएफ कैसे डिटरमाइन होता है, एफआरएफ कैसे डिटरमाइन होता है एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। तो अपन ने देखा है, नेचर ऑफ एंटिटी देखेंगे, पर्पस ऑफ एफएस देखेंगे, नेचर ऑफ एफएस देखेंगे एंड लॉ एंड रेगुलेशन देखेंगे। यही चीजें हैं, इसमें से पहले 2 पॉइंट उठाओ, कॉपी करो एंड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करो। नेचर ऑफ एंटिटी एंड पर्पस ऑफ समरी एफएस, एफएस नहीं समरी एफएस कहेंगे अपन। ठीक है, ये 2 चीजें देखिए। फिर जैसे 800 में 805 में अपन ने हमेशा देखा है, जब भी एक्सेप्ट करना है ना, तुमने इंटेंडेड यूजर के इन्फॉर्मेशन के नीड्स को तुमने ध्यान देके चलना है। ये हमेशा देखा है हमने, तुम जाके वापस वहाँ पे चेक करो। ठीक है, दोनों जगह पे तुम्हारा फोकस ऑन इंटेंडेड यूजर का पॉइंट रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट तो तुम्हारे कॉपी पेस्ट है, इसमें तुमको कुछ ध्यान देने की बात नहीं है। चौथा पॉइंट है ना, ये पॉइंट तुम भूल जाओगे, ये पॉइंट को ध्यान देना है तुमने। क्या ध्यान देना है? तुमने ये चेक क्या करना है, जो क्राइटेरिया तुमने अप्लाई किया है ना, उससे जो समरी एफएस बनता है ना, वो समरी एफएस मिसलीड नहीं करना चाहिए। जैसे हमने ऊपर देखा था। ठीक है, जो तुम्हारा राउंडिंग ऑफ इन 1000 है एंड राउंडिंग ऑफ इन लैक्स है ना, अगर ऐसा राउंडिंग ऑफ गलत है या फिर कुछ भी और चीज हो सकती है, तो उस केस में मिसलीड कर देगा यूजर को। ये जो तुम्हारा क्राइटेरिया जो तुमने अप्लाई किया है ना, वो तुम्हारा मिसलीड नहीं करना चाहिए यूजर को। ये चीज तुमने एक्सेप्ट करने से पहले ही देखनी पड़ेगी। बात खत्म। फिर तुमको क्या देखना पड़ेगा, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चूजिंग क्राइटेरिया, जिसमें तुमको देखना पड़ेगा जो समरी एफएस है ना, वो तुम्हारा कंसिस्टेंट होना चाहिए इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट। पूरा सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। ऑडिटेड एफएस के साथ में तुम्हारा कंसिस्टेंट होना चाहिए एंड फेयर एंड एक्यूरेट समरी होना चाहिए ऑडिटेड स्टेटमेंट का। सर क्या स्टेटमेंट है ये? कंसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब ऑडिटेड एफएस में तुम्हारे पास में रेवेन्यू है, उसके पास में एक्सपेंस है, उसके बाद में प्रॉफिट है। यही सेम कंसिस्टेंट बेसिस पे तुम्हारा समरी एफएस होना चाहिए, जहाँ पे रेवेन्यू है, एक्सपेंसेस है एंड प्रॉफिट है। ऐसे कंसिस्टेंट होना चाहिए। फेयर एंड एक्यूरेट समरी का क्या मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल रेवेन्यू है तुम्हारे पास में, अदर इनकम है, टोटल इनकम है। अभी यहाँ पे समरी में बस एक ही नंबर जाएगा तुम्हारा, क्या? टोटल इनकम करके। तो ऐसे तुम्हारा क्या है, फेयर समरी है। ठीक है, तो एक चीज तुमको समझनी पड़ेगी, कंसिस्टेंट है इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट एंड फेयर एंड एक्यूरेट समरी है ऑडिटेड एफएस का। ठीक है, अब तुमको चीज ध्यान देनी पड़ती है, ये जो क्राइटेरिया जो है ना, ये जो क्राइटेरिया है ना, ये कहाँ से आएगा तुम्हारा? ये ऑथराइज ऑर्गेनाइजेशन दे सकती है। जैसे कि हमारे पास में ऐसे 800 में ऑथराइज ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एफआरएफ को बता देती है। वैसे ही ऑथराइज ऑर्गेनाइजेशन तुमको क्राइटेरिया भी सेट करके दे सकती है। जैसे सेबी वगैरह है, वो क्या करेगी, बता देगी कि समरी एफएस कैसे जाना चाहिए। अगर उन्होंने बता दिया है ना, तो वो क्राइटेरिया तुमको एक्सेप्टेबल होता है। जैसे 800 में भी होता है, जैसे 810 में भी होता है, दोनों जगह पे अपने को एक्सेप्टेबल हो जाता है। लेकिन अगर उन्होंने नहीं दिया है तो मैनेजमेंट अपना खुद का बनाएगा। तो अगर मैनेजमेंट खुद का बनाएगा तो अपने को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, इवेल्युएट करना पड़ेगा। अगर अपने को अनएक्सेप्टेबल है ना, तो अपन क्या करेंगे, एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन बीच में आ जाते हैं लॉ भाई, कभी कभी लॉ भाई फोर्स करेंगे, तुमको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, तो करना ही पड़ेगा। तो तुम क्या करोगे, और ऐसे 810 के हिसाब से ऑडिट कंप्लाई नहीं होगा तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे ऑडिटर के रिपोर्ट में ये चीज इंडिकेट करोगे कि हमने ऐसे 810 के हिसाब से एंगेजमेंट को परफॉर्म नहीं किया है। मतलब तुम क्या करोगे, ऑडिट रिपोर्ट में ये चीज को इंडिकेट तुमको हमेशा करना होता है कि तुमने ऐसे 810 के हिसाब से क्या किया है, काम किया है। लेकिन अगर लॉ ने फोर्स किया है और ऐसे 810 को तुम कंप्लाई नहीं कर पाते हो, तो ये स्टेटमेंट तुम्हारा नहीं जाएगा। कौन सा स्टेटमेंट? कि ऐसे 810 के हिसाब से तुमने एंगेजमेंट को परफॉर्म किया है, ये स्टेटमेंट तुम्हारा नहीं जाएगा। अगर लॉ ने फोर्स किया है और 810 को कंप्लाई नहीं करते हो, तो उस स्टेटमेंट को ऐड मत करो, बस इतनी सी बात है। और हम ये स्टेटमेंट ऐड नहीं करेंगे, ये अपन एंगेजमेंट टर्म में मैनेजमेंट के साथ में क्लियर कर देंगे पहले से। ठीक है सर, उसका नाम क्या जाएगा तुम्हारा, समरी एफएस प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑडिटेड एफएस। ये तुम्हारा नाम में चेंज करोगे तुम। ठीक है, नाम में क्या चेंज करोगे, समरी एफएस प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ऑडिटेड एफएस। बात खत्म सर, बात खत्म। क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल हो गया तुमको। अब चीज क्या चेक करनी है तुमने, मैनेजमेंट के साथ में एग्रीमेंट में जाना है। मैनेजमेंट के साथ में एग्रीमेंट मतलब WR तुमने ऑब्टेन करना है मैनेजमेंट से, लिख के लेना है। क्या मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, वो एक्नॉलेज करता है, अंडरस्टैंड करता है कि उसकी जिम्मेदारी है फॉर PPFS एज पर FRF।
PPFS एज पर FRF मतलब क्या, FRF के हिसाब से तुमको FS को प्रिपेयर करना है, प्रेजेंट करना है। अब यहाँ पे देखो PPFS नहीं होगा, PP समरी FS होगा। मतलब क्या, समरी FS को प्रेजेंट करना है, FRF के हिसाब से नहीं होगा, क्राइटेरिया के हिसाब से होगा। बात खत्म, ठीक है। उसके बाद में हमेशा दो चीजें तुमको ध्यान देनी ही देनी पड़ेगी, ध्यान देनी ही देनी पड़ेगी, तुम्हारे पास में ऑप्शन ही नहीं है। क्या, जब जब तुम्हारा समरी एफएस जाएगा ना, समरी एफएस जाएगा ना, तो उसके साथ में यूजर को तुमने, इंटेंडेड यूजर को तुमने ऑडिटेड एफएस अवेलेबल करके देना है। जब जब मैं ऑडिटेड एफएस बोलूँ तो समझ जाना फुल ऑडिटेड एफएस वाला, पूरा जो एफएस है तुम्हारा, वो एफएस तुमको समरी वालों को अवेलेबल करके देना पड़ेगा। क्योंकि उनको अगर किधर भी डाउट आता है तो वो क्या करेंगे, पूरे एफएस के, फुल एफएस के साथ में जाके चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है। ये हो जाती है एक बात। क्या बात होती है, समरी एफएस जब जब तुम देते हो तब तब तुमको ऑडिटेड एफएस अवेलेबल करके देना पड़ेगा। दूसरी चीज समरी एफएस जब जब तुम देते हो, समरी एफएस जब जब तुम देते हो, उस तब तब तुमको ऑडिट रिपोर्ट ऑन समरी एफएस देना ही देना पड़ेगा। समरी एफएस तुम जब जब देते हो, जिस डॉक्यूमेंट में देते हो, उस डॉक्यूमेंट को तुमको ऑडिटर रिपोर्ट ऑन समरी एफएस, ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन समरी एफएस तुमको देना पड़ेगा। बात खत्म, बात खत्म। दो चीजें मैनेजमेंट से पहले ही लिख के ले लो, कंफर्म करके ले लो कि जब जब तू समरी एफएस देगा तब तब तू फुल ऑडिटेड एफएस अवेलेबल करके देगा, जब जब तू समरी एफएस देगा तब तक तू ऑडिटर का रिपोर्ट ऑन समरी एफएस अवेलेबल करके देगा उसी डॉक्यूमेंट में। बात खत्म, बात खत्म। अब हमको क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। टू मेक ऑडिटेड एफएस अवेलेबल किया है इंटेंडेड यूजर ऑफ समरी एफएस विदाउट अनड्यू डिफिकल्टी, मतलब उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए, उनको इजी एक्सेस होना चाहिए, रेडी अवेलेबल होना चाहिए, रेडी एक्सेस होना चाहिए, ठीक है। तो मैनेजमेंट ये कैसे कर सकता है, दो तीन तरीके से कर सकता है। ये चीज ऑडिटर को चेक करनी पड़ेगी। दो तीन तरीके कौन से हो सकते हैं, एक तो समरी एफएस में डिस्क्राइब किया है क्लियरली, मतलब समरी एफएस में तुमने क्लियरली बता दिया है कि ऑडिटेड एफएस जो है ना, वो तुमको कहाँ पे एंड किसके पास एंड कहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। समरी एफएस में क्लियरली तुमने बता दिया है कि तुमको किसके पास या फिर कहाँ पे ऑडिटेड एफएस अवेलेबल हो जाएगा, ये तुमने बता दिया, क्लियरली बता दिया। या फिर ऑडिटेड एफएस पब्लिक रिकॉर्ड में है, पब्लिक रिकॉर्ड में है तो किसी वेबसाइट के ऊपर वगैरह है तो क्या करेंगे, सीधा जाके एक्सेस कर देंगे। या फिर मैनेजमेंट ने कोई प्रोसेस को एस्टेब्लिश किया है जिससे इंटेंडेड यूजर को, समरी एफएस के इंटेंडेड यूजर को रेडी एक्सेस हो जाएगा ऑडिटेड एफएस का। जैसे उन्होंने कोई लिंक प्रोवाइड करी है या फिर उन्होंने क्या किया, उनके वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया है वो पूरा ऑडिटेड एफएस। तो इसमें से तीनों में से एक चीज तो कोई तो कम से कम होनी चाहिए। क्या, समरी एफएस ने डिस्क्राइब करना चाहिए कहाँ पे किसके पास में ऑडिटेड एफएस अवेलेबल है, या फिर ऑडिटेड एफएस पब्लिक रिकॉर्ड में होना चाहिए, या फिर मैनेजमेंट हैज एस्टेब्लिश ए प्रोसेस बाय व्हिच इंटेंडेड यूजर ऑफ समरी एफएस कैन ऑब्टेन रेडी एक्सेस टू द ऑडिटेड एफएस। ये चीज ऑडिटर को कंसिडर करके चलनी पड़ेगी, ये फैक्टर ऑडिटर को कंसिडर करने पड़ेंगे कि एफएस जो है ना तुम्हारा एक्सेसिबल है कि नहीं है इंटेंडेड यूजर को, ठीक है। अब यहाँ पे बात होती है, कभी कभी लॉ भाई फिर से बीच में आ जाते हैं और लॉ भाई बोलते हैं, लॉ भाई स्पेसिफाई कर देते हैं कि ऑडिटेड एफएस जो है ना वो तुम्हारे को अवेलेबल करके देने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसी जरूरत नहीं है, लॉ भाई ने बोल दिया, तो समरी एफएस जो है ना वो क्लियरली डिस्क्राइब करना चाहिए रिलेवेंट रेगुलेशन को। समरी एफएस में क्लियरली बता दो ऐसे कौन से रेगुलेशन है जो बात करते हैं कि ऑडिटेड एफएस तुमको अवेलेबल करके देने की जरूरत नहीं है। बात खत्म। मैनेजमेंट के साथ में एग्री क्या होना है तुमने, सबसे पहले समरी एफएस प्रिपेयर किया है क्राइटेरिया के हिसाब से। दूसरी चीज, समरी एफएस के साथ में तुमने ऑडिटेड एफएस अवेलेबल करके दिया है, एंड समरी एफएस जिस डॉक्यूमेंट में जाएगा उस डॉक्यूमेंट में ऑडिटर्स का रिपोर्ट जाएगा समरी एफएस के ऊपर। एक्सेप्टेंस खत्म। अब अपने को देखना है परफॉर्म करते समय क्या चीज होती है। ऑडिट जब परफॉर्म करेगा तो परफॉर्म कैसे करेगा, तो बहुत ही इजी चीज आती है। देखो, तुमको पूरा ऑडिट तो परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑडिट तुम्हारा हो चुका है ना दोस्त, अभी वो ऑडिट हो चुका है तुम्हारा, अब इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं है। तुमको बस समरी कैसे बनाई है ये चीज चेक करनी पड़ेगी। तो देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, समरी एफएस के बारे में पूछेंगे, कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ समरी एफएस, ये चीज तुमको बता देंगे। व्हाट आर द प्रोसीजर्स दैट विल परफॉर्म एंड कंसिडर नेसेसरी एज द बेसिस फॉर फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन समरी एफएस। क्या पूछेंगे तुमको, प्रोसीजर्स बताओ कौन से परफॉर्म करते हो। 805 में क्या पूछते थे, प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग करते समय वहां पे तुमको क्या बता देंगे, कॉन्ट्रैक्ट है, याद आया कुछ, कॉन्ट्रैक्ट है तो स्पेशल पर्पस आ जाएगा। ऐसे करके करके तुमको समझना पड़ेगा। प्लानिंग परफॉर्मिंग करेंगे तो वो चीज अलग आ जाएंगी, प्रोसीजर है
तो चीज समझना है तुमको, समरी एफएस में प्रोसीजर वाला क्वेश्चन करेंगे, इतनी सी बात आती है और कुछ नहीं है। तो प्रोसीजर कौन से फॉलो करोगे दोस्त, कौन से फॉलो करोगे, तुमको चेक क्या करना पड़ेगा। देखो मैनेजमेंट से तुमने जो जो एग्रीमेंट में ऑब्टेन किया है ना, वो चीज तुमको चेक करनी पड़ेगी। क्या, एक तो क्राइटेरिया है ना, उसके हिसाब से समरी एफएस प्रिपेयर किया है क्या, एक चीज चेक करनी पड़ेगी। दूसरी, समरी एफएस के साथ में ऑडिटेड एफएस अवेलेबल करके दिया है क्या, ये चीज चेक करनी पड़ेगी। तो यही तुम्हारे ऑडिट के प्रोसीजर बनेंगे। देखो कैसे, प्रिपरेशन में तुमको क्या देखना पड़ेगा, समरी एफएस प्रिपेयर किया है तुम्हारा इन अकॉर्डेंस विद द अप्लाइड क्राइटेरिया, ये चीज तुमको चेक करनी पड़ेगी। एक्सेसिबिलिटी ऑफ ऑडिटेड एफएस में तुमको चेक क्या करना पड़ेगा, ऑडिटेड एफएस जो है ना वो अवेलेबल है इंटेंडेड यूजर को विदाउट अनड्यू डिफिकल्टी, जब तक कि लॉ रेगुलेशन की बात छोड़ दो अभी, ठीक है, अवेलेबल है यूजर को। व्हेन समरी एफएस आर नॉट अकम्पनीड बाय ऑडिटेड एफएस, तो तुमको चेक करना पड़ेगा क्या, वेदर दे डिस्क्राइब क्लियरली, जब जब तुम्हारा नहीं होता है तब तुम चेक क्या करोगे, क्या उन्होंने क्लियरली डिस्क्राइब किया है क्या, क्या वो जो तुम्हारे पास में ऑडिटेड एफएस है वो किसके पास या फिर कहाँ पे अवेलेबल है, ये उन्होंने बताया है क्या। या फिर लॉ रेगुलेशन ने अगर तुमको प्रोहिबिट किया है, तो लॉ और रेगुलेशन दैट स्पेसिफाइज दैट ऑडिटेड एफएस नीड नॉट बी मेड अवेलेबल टू द इंटेंडेड यूजर एंड एस्टेब्लिश क्राइटेरिया फॉर प्रिपरेशन ऑफ समरी एफएस, मतलब लॉ रेगुलेशन ने अगर तुमको प्रोहिबिट किया है तो वो चीज़ तुम्हारे एफएस में डिस्क्राइब होना चाहिए, समरी एफएस में, या फिर किसके पास है कहाँ पे है, वो चीज़ तुम्हारे समरी एफएस में डिस्क्राइब होनी चाहिए। मतलब समरी एफएस में क्या डिस्क्राइब होना चाहिए, किसके पास है कहाँ पे है, या फिर लॉ रेगुलेशन ने अगर प्रोहिबिट किया है तो डिस्क्राइब क्या करना है, रिलेवेंट रेगुलेशन को डिस्क्राइब करके चलना है। बात खत्म, यही चीज यहाँ पे डिस्कस हो जाती है। एंड क्राइटेरिया क्या है उसको भी तुमको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। बात खत्म। तो ये चीज बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, दोनों जगह पे चिपका दोगे तुम। इसके साथ में तुमको कंपैरिजन करना पड़ेगा, क्योंकि ऑडिट के प्रोसीजर में और क्या करोगे, और क्या करोगे, एक तो तुमने ये देखो ऑडिटेड एफएस है क्या अवेलेबल, चेक किया, प्रिपेयर किया क्या क्राइटेरिया के हिसाब से, चेक किया। अब और ज्यादा क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा कंपैरिजन करोगे, ऑडिटेड एफएस का समरी एफएस का कंपैरिजन करोगे। कंपेयर करो समरी एफएस विथ रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन ऑडिटेड एफएस टू डिटरमाइन वेदर द समरी एफएस एग्री करती है क्या विथ और कैन बी रिकैलकुलेटेड फ्रॉम द रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन ऑडिटेड एफएस। एग्री करती है क्या मतलब मैच करते हैं क्या, रिकैलकुलेटेड मतलब क्या, जैसे कि तुम्हारे पास में बहुत सारी चीजें हैं, अदर एक्सपेंडिचर है, ठीक है, अदर एक्सपेंडिचर में बहुत सारे एक्सपेंडिचर है तुम्हारे पास में, समरी में बस उसका एक ही हेड दिया है। तो अगर तुम वो हेड तुमको नहीं समझ में आता है कैसे कैलकुलेशन किया है, तो तुम उसका समरी का टोटल करके, इस चीज का टोटल करके तुम उस इंफॉर्मेशन के ऊपर रिकैलकुलेशन करके अराइव हो सकते हो। तो ये प्रोसीजर तुमको परफॉर्म करनी पड़ेगी। साथ में तुमको डिस्क्लोजर के बारे में देखना पड़ेगा, इवेल्युएट वेदर समरी एफएस डिस्क्लोज करता है समराइज नेचर एंड आइडेंटिफाई द ऑडिटेड एफएस, एंड दूसरी चीज क्राइटेरिया को डिस्क्लोज करता है। क्या बात होती है, समरी एफएस क्या क्या बता देगा, क्राइटेरिया को डिस्क्लोज करेगा ही करेगा, ये तो करता है, एफआरएफ हो क्राइटेरिया हो, समरी एफएस जो है ना वो तो डिस्क्राइब करेगा ही करेगा। उसके साथ में तुमको देखना पड़ेगा उन्होंने समराइज नेचर के बारे में डिस्क्लोजर दिया है एंड ऑडिटेड एफएस के बारे में बता दिया है। मतलब क्या, उन्होंने अपने एफएस में ये चीज बता दी है कि ये जो हमारा एफएस है ना वो समराइज नेचर का है, ये हमारा समरी एफएस है। अगर तुमको देखना है तुम ऑडिटेड एफएस दे सकते हो, ऑडिटेड एफएस के बारे में, ऑडिटेड एफएस को भी तुमने आइडेंटिफाई किया है और तुमने ये भी बता दिया कि हमारा एफएस अभी का ये जो एफएस है वो समराइज नेचर का एफएस है, ठीक है। उसके साथ में इवेल्युएट इन व्यू ऑफ पर्पस ऑफ समरी एफएस वेदर द समरी एफएस कंटेन all information necessary and are at an appropriate level of aggregation so as not be misleading in circumstances। मतलब उसमें सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है एंड उसका जो एग्रीगेशन किया है ना वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, क्योंकि उसने मिसलीड नहीं करते आना चाहिए। सर बात खत्म। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया हमारा, क्या बात करता है, सिंपल बात करता है, एक तो प्रिपेयर किया है क्राइटेरिया के हिसाब से, दूसरी चीज ऑडिटेड एफएस तुम्हारा अवेलेबल है समरी एफएस के साथ में, अगर नहीं है तो क्या समरी एफएस ने डिस्क्राइब किया है कि कहाँ पे किसके पास अवेलेबल है, एंड लॉ रेगुलेशन कौन सा है जहाँ पे तो तुमको प्रोहिबिट करता है, एंड क्राइटेरिया एस्टेब्लिश किया हुआ डिस्क्राइब किया है क्या, ये चीज चेक करी। फिर हमको कंपेयर करना है, कंपेरिजन में तुम्हारे पास में चीज क्या चेक करोगे तुम, ऑडिटेड एफएस एंड समरी एफएस को
चेक करोगे तुम, उसके साथ में तुमको डिस्क्लोजर देना पड़ता है। डिस्क्लोजर के लिए तुमको क्या देखना पड़ेगा, ये हमारा एफएस समरी नेचर का है, समराइज नेचर का है, तुमको ऑडिटेड एफएस तुम देख सकते हो, एंड क्राइटेरिया क्या है उसको तुम बता दोगे। और तुम क्या बता दोगे, ऑल इन्फॉर्मेशन जो नेसेसरी है उसको बता दोगे, अप्रोप्रिएट लेवल का एग्रीगेशन हुआ है क्या चेक करोगे, और मिसलीड नहीं करते आना चाहिए। सर फॉर्म ऑफ ओपिनियन के बारे में बात करते, ओपिनियन का फॉर्म कैसे होगा तुम्हारा, वो चीज चेक करते। तुम क्या करोगे, तुम अपने ऑडिटर्स ओपिनियन में तुम कौन से फ्रेज को ऐड करोगे, ठीक है। जैसे हमने ऊपर देखा था फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के केस में, कंप्लायंस फ्रेमवर्क के केस में तुम अपना स्टेटमेंट क्या ऐड करते हो, यहाँ पे तुम ऐड क्या करोगे, समरी एफएस है ना यहाँ पे, तो तुम क्या बताओगे, हमको जो चेक करना होता है कंसिस्टेंट है क्या एंड फेयर है क्या, तो दोनों में से एक स्टेटमेंट जाएगा, लेकिन स्टेटमेंट ध्यान से समझो, कंसिस्टेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट। दोस्त तुम्हारे पास में स्टडी मैट में जाओ, वहाँ पे तुम्हारे पास में एकदम एंड में तुमको केस स्टडी मिलेगा, उस केस स्टडी में जो एक एमसीक्यू है ना वो इसी के बारे में बात करता है, वहाँ पे कंसिस्टेंट है बट कंसिस्टेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट नहीं है, बस मटेरियल रिस्पेक्ट नहीं है, इसी वजह से वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। तो ये चीज़ तुमको ध्यान देनी पड़ेगी, कंसिस्टेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट पूरा सेंटेंस होना चाहिए, एंड फेयर समरी, ठीक है। तो तुमको दो ऑप्शन है, एक तो फेयर समरी दिया है, बस कंसिस्टेंट दिया है, तो कंसिस्टेंट बस इसी वजह से हट जाता है क्योंकि वहाँ पे इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट नहीं है, अगर ए होता तो कंसिस्टेंट वहाँ पे हटता नहीं है, तो उस केस में तुम्हारे पास में फेयर समरी ऑफ ऑडिटेड एफएस के ऑप्शन को टिक करोगे, ठीक है सर। तो दोनों में से एक स्टेटमेंट जाएगा, और है यहाँ पे दोनों में से एक स्टेटमेंट जाएगा कि समरी एफएस जो है ना वो कंसिस्टेंट है इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट विद ऑडिटेड एफएस इन अकॉर्डेंस विद अप्लाइड क्राइटेरिया, एंड समरी एफएस जो है ना तुम्हारा फेयर समरी है ऑफ ऑडिटेड एफएस इन अकॉर्डेंस विद अप्लाइड क्राइटेरिया, ठीक है। कभी कभी है ना लॉ भाई आ जाता है और बोलता है कि भाई साहब तुम क्या करो, अपने ओपिनियन के वर्डिंग को चेंज कर लो, चेंज कर लो मतलब क्या, डिफरेंट दे दो, जो हमने ऊपर दो बात करी है ना इसको छोड़ दो, इससे तुम अलग ही कुछ डिफरेंट अपना वर्डिंग दे दो। तो अगर लॉ भाई ने ऐसे बोला है ना तो उसका वर्डिंग कुछ भी हो सकता है, तो उसका जो भी वर्डिंग है ना उसके हिसाब से तुमको नेसेसरी प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे उस वर्डिंग के ऊपर अराइव होने के लिए। जैसे कि तुम्हारे पास में अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के हिसाब से ट्रू एंड फेयर व्यू देना है तो तुमको देखना पड़ेगा जो रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर है उसमें एडिशनल देने पड़ेंगे, या फिर कभी कभी डिपार्चर करना पड़ेगा, तो वो किया है क्या वो चीज चेक करने के लिए तुमको नेसेसरी प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ सकते हैं। तो वो फर्दर प्रोसीजर जो नेसेसरी है उसको तुम क्या कर लो, परफॉर्म कर लो उस ओपिनियन के वर्डिंग के हिसाब से। या फिर कभी कभी कैसे होगा, ऑडिटर का ओपिनियन मिसअंडरस्टैंड हो जाएगा, यूजर है ना उसको मिसअंडरस्टैंड करेंगे, इसकी वजह से तुमको एडिशनल एक्सप्लेनेशन देना पड़ सकता है। तो तुम क्या करो, एडिशनल एक्सप्लेनेशन दे दो कि उस वर्डिंग को लोगों ने मिसअंडरस्टैंड या फिर मिसलीड नहीं करना चाहिए उस वर्डिंग ने, तो इस वजह से तो दो चीज तुमको चेक करनी पड़ेगी, फर्दर प्रोसीजर अगर नेसेसरी है तो उसको परफॉर्म करो, या फिर एडिशनल एक्सप्लेनेशन नेसेसरी है तो उसको दे दो। अभी कभी कभी क्या होता है, एडिशनल एक्सप्लेनेशन देने के बाद में भी समरी एफएस कैन नॉट मिटिगेट पॉसिबल मिसअंडरस्टैंडिंग, फिर भी वो मिसअंडरस्टैंडिंग को कम नहीं करता है, तो उस केस में तुमने एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना है अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन। तो अगर एडिशनल एक्सप्लेनेशन देने के बाद में भी अगर तुमको लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग कम नहीं होगा तो उस केस में तुमने एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना है, जब तक लॉ एंड रेगुलेशन तुमको ऐसा रिक्वायर नहीं करता है तब तक। बात खत्म। तो सिंपल सी बात है, कंसिस्टेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट या फिर फेयर समरी जाएगा। लॉ भाई ने बोला है तो लॉ भाई की सुनो, लेकिन ऑडिट के प्रोसेस परफॉर्म करो अगर चाहिए तो, या फिर एडिशनल एक्सप्लेनेशन दे दो, लेकिन उसके बाद भी मिसअंडरस्टैंडिंग रह जाता है तो एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करो जब तक कि लॉ एंड रेगुलेशन का रिक्वायरमेंट है। ऑडिट रिपोर्ट को 1 मिनट के लिए छोड़ दो, और चीज आती है मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन ईओएम ओएम पैराग्राफ इन ऑडिटर्स रिपोर्ट। जैसे कि दोस्त 1 मिनट दे दो मुझे, ठीक है। जैसे कि दोस्त हमने देखा था 805 में, एक बार मैं दिखाई देता हूँ ताकि पूरा ताज़ा ताज़ा तुमको याद हो जाएगा। 805 में हमने देखा था कि कंप्लीट सेट के ऊपर क्या चीज़ आती है वो तुमको देखना पड़ेगा, कहाँ पे, सिंगल एफएस के ऊपर, एलिमेंट के ऊपर। तो वहाँ पे हमने क्या देखा था, क्वालिफाइड ओपिनियन है क्या, ईओएम ओएम पैरा है क्या, मर्तोगो पैरा है क्या, एंड अदर इन्फॉर्मेशन का पैरा है क्या, साथ में मैंने 701 के बारे में भी आपसे बात करी थी, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने देखा था एडवर्स डिस्क्लेमर ओपिनियन आता है तो क्या, मतलब क्या, क्वालिफाई ओपिनियन आता है तो क्या, एडवर्स डिस्क्लेमर ओपिनियन आता है तो क्या, ठीक है। तो सेम ही बेसिस पे तुम्हारा समरी एफएस बात करता है, यहाँ पे नीचे जो है ना, अभी हम जहाँ पे थे सेम टू सेम बेसिस पे
नीचे का पैरा बात करता है। सेम टू सेम बेसिस पे कैसे, तो देखो क्वालिफाइड ओपिनियन ईओएम ओएम पैरा, मर्तोगो पैरा, केएम पैरा एंड ओए ओआई ओआई, ये चीज आती है, इसके बारे में बात करता है। एंड दूसरी चीज आती है तुम्हारे पास में, किधर गया, एडवर्स या फिर डिस्क्लेमर ओपिनियन, ठीक है। तो सेम टू सेम बेसिस पे भी तुम्हारा 810 चल रहा है। तो क्या बात करनी है तुमको यहाँ पे, बस तुम्हारा कंप्लीट सेट की जगह पे तुम्हारे पास में ऑडिटेड एफएस है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो ऑडिटेड एफएस में क्वालिफाइड ओपिनियन है, क्वालिफाइड ओपिनियन है तो ए चीज आएगी, अगर एडवर्स ओपिनियन है तो नीचे की चीज आएगी। देखो एडवर्स ओपिनियन है या फिर डिस्क्लेमर ओपिनियन है तो ए आंसर आएगा तुम्हारा, समझ जाओ। एडवर्स ओपिनियन है, डिस्क्लेमर है तो ए आंसर आएगा तुम्हारा, क्वालिफाइड ओपिनियन है तो ए आंसर आएगा तुम्हारा, समझ जाते हो, समझ जाओ। क्वालिफाइड ओपिनियन है बट ऑडिटर इज सेटिस्फाइड दैट समरी एफएस जो है ना वो तुम्हारा फेयर समरी है, मतलब तुम्हारे पूरे तुम्हारा जो पूरा जो ऑडिटेड एफएस है ना उसमें क्वालिफाइड ओपिनियन है बट समरी सही है, समरी एफएस सही है, ठीक है। इन अकॉर्डेंस विथ एप्लाइड क्राइटेरिया विच अदर मैटर्स शैल ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन समरी एफएस कंटेन इन एडिशन टू द एलिमेंट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, हाँ ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। इफ समरी एफएस आर नॉट अ फेयर समरी, तो पहले तो बात करता है कि समरी एफएस जो है ना वो तुम्हारा फेयर समरी है, दूसरी बात करता है समरी एफएस तुम्हारा फेयर समरी नहीं है, ठीक है। एंड मैनेजमेंट डज नॉट एग्री टू मेक नेसेसरी चेंजेस, और मैनेजमेंट चेंज करने के लिए तैयार भी नहीं है, तो उस केस में ऑडिटर के ओपिनियन के ऊपर क्या इंप्लीकेशन जाएगा। सिंपल सिंपल सी बात है, दो क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन बनेगा कि तुम्हारे पास में ऑडिटेड एफएस में क्वालिफाइड ओपिनियन है एंड ऑडिटर सेटिस्फाइड है कि समरी एफएस तुम्हारा फेयर समरी है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा समरी एफएस तुम्हारा फेयर समरी नहीं है और मैनेजमेंट चेंज भी नहीं करता है, ठीक है। तो बात करते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं, अगर ऑडिटेड एफएस में तुम्हारे पास में क्वालिफाइड ओपिनियन है, ईओएम ओएम पैरा है, मर्तोगो पैरा है, केएम पैरा है या फिर 720 के हिसाब से अनकरेक्टेड मटेरियल स्टेटमेंट है, और उसके बाद में ऑडिटर सेटिस्फाई होता है कि समरी एफएस तुम्हारा कंसिस्टेंट है या फिर समरी एफएस तुम्हारा फेयर समरी है, ठीक है, कंसिस्टेंट है या फिर फेयर समरी है, तो उस केस में ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द समरी एफएस शैल आल्सो कंटेन, ओहो ओहो ओहो, थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है, मैं और एक बार बात करता हूँ। क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है उन्होंने, समरी एफएस है वो तुम्हारा फेयर समरी है, ठीक है। अभी बस इसके बारे में बात करो, नीचे के बारे में हटा दो। तो क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है समरी एफएस फेयर समरी है, तो क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है समरी एफएस तुम्हारा कंसिस्टेंट एंड फेयर समरी है, तो उस केस में तुम्हारे ओपिनियन में तुम्हारे ऑडिट रिपोर्ट में तुम्हारा क्या जाएगा, तुम क्या बात करोगे, स्टेट दैट ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड एफएस इंक्लूड क्वालिफाइड ओपिनियन, तो उस चीज में तुम क्या बताओगे कि जो हमारा ऑडिटेड एफएस है ना, कहाँ पे बता दे रहे हो तुम, तुम्हारे समरी एफएस के ऑडिट रिपोर्ट में ये चीज बता रहे हो कि ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड एफएस है ना उसमें क्वालिफाइड ओपिनियन है, और उसके बाद में तुम डिस्क्राइब क्या करोगे, उस क्वालिफाइड ओपिनियन का बेसिस क्या है एंड उसका इफेक्ट क्या है। बात समझ में आई, क्वालिफाइड ओपिनियन है तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे रिपोर्ट में बता दोगे वो क्वालिफाइड ओपिनियन है करके बता दोगे, एंड उसका बेसिस क्या है क्वालिफाइड ओपिनियन क्या, एंड उसका इफेक्ट क्या जाएगा, ये दो चीज बता दोगे। वैसे ही सेम टू सेम चीज ईओएम ओएम मर्तोगो एंड केएम, ये सब पैरा है ना, ये सब पैरा के लिए भी सेम टू सेम चीज जाएगी, क्या जाएगी, ईओएम ओएम मर्तोगो या फिर केएम पैरा है, स्टेट करो ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड एफएस में तुम्हारे पास में ईओएम पैरा है या फिर ओएम पैरा है या फिर मर्तोगो पैरा है या फिर केएम है, ठीक है, ये चीज बता दोगे। वो मैटर कौन सा है जिसकी वजह से ईओएम पैरा है, ओएम पैरा है, मर्तोगो है या फिर केएम पैरा है, वो मैटर कौन सा है एंड उसका इफेक्ट क्या है, ये चीज बतानी पड़ेगी। अगर तुम्हारे पास में अनकरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट ओआई में है, कहाँ पे, तुम्हारे ऑडिटेड एफएस में अगर ऐसा है तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड एफएस में है ऐसा तुम बता दोगे, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ओआई में, फिर आ जाओ ये चीज तुम बता दोगे कि अनकरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है एंड इफेक्ट क्या है उसका, ये चीज तुम बता दोगे, समरी के ऊपर, समरी एफएस के ऊपर उसका इफेक्ट क्या है वो चीज बता दोगे। मतलब क्या, जब जब तुम्हारे पास में देखो क्वालिफाइड ओपिनियन होता है तो टेंशन नहीं लेने का है, तुम्हारा ओपिनियन सही जाएगा, फेयर समरी जाएगा, कंसिस्टेंट है या फिर फेयर समरी है करके ही जाएगा। बस तुमने क्या करना है, एडिशनल कुछ रिपोर्ट करना है, क्या रिपोर्ट करना है, जो चीज़ है ना क्वालिफाइड ओपिनियन है तो उसको रिपोर्ट करो, ईओएम ओएम मर्तोगो केएम है तो उसको रिपोर्ट करो, अदर इन्फॉर्मेशन में मिसस्टेटमेंट है तो उसको रिपोर्ट करो,
कैसे रिपोर्ट करना है तुमने, सबसे पहले वो कंसिस्टेंट है, फेयर समरी है, लेकिन तुमने क्या बताना है कि ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड एफएस में क्वालिफाइड ओपिनियन है, ईओएम, ओएम, मर्तको, केएम या फिर अनकरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। उसके साथ में डिस्क्राइब क्या करना है, उसका बेसिस क्या है, उसका इफेक्ट क्या है, मैटर क्या है, इफेक्ट क्या है, मिसस्टेटमेंट क्या है एंड उसका इफेक्ट क्या है, बस बात खत्म। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारा कि समरी एफएस अगर फेयर समरी नहीं है, पहले तो फेयर समरी थी, अभी फेयर समरी नहीं है, अगर फेयर समरी नहीं है ना तो सीधा सीधा जाके तुम्हारा ओपिनियन जाएगा एडवर्स ओपिनियन। किधर गया, अ समरी एफएस आर नॉट कंसिस्टेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट और आर नॉट फेयर समरी ऑफ ऑडिटेड एफएस, तो उस केस में एंड मैनेजमेंट डज नॉट एग्री टू मेक करेक्ट नेसेसरी चेंजेस, एक्सप्रेस एडवर्स ओपिनियन ऑन समरी एफएस। पहले तो क्वालिफाइड के केस में अपन एडवर्स ओपिनियन नहीं देते थे, अपन बोलते थे कंसिस्टेंट है, लेकिन अब अपन एडवर्स ओपिनियन देते हैं। सर दो चीज आती है, क्वालिफाई क्यों नहीं आता है, डिस्क्लेमर क्यों नहीं आता है। क्वालिफाई क्यों नहीं आता है, क्योंकि एक तो समरी है ना भाई, छोटा सा हिस्सा है, ठीक है, उसमें तू क्वालिफाई क्या करेगा, एक आइटम खराब है इसकी वजह से क्वालिफाई करेगा, तो उस केस में या तो कंसिस्टेंट होगा या फिर कंसिस्टेंट नहीं होगा। कंसिस्टेंट नहीं है तो सीधा सीधा एडवर्स करो, कंसिस्टेंट है तो सीधा सीधा कंसिस्टेंट है बोल दो। अगर कंसिस्टेंट नहीं है ना तो एडवर्स क्यों, क्योंकि पूरा समरी ही गड़बड़ हो जाएगा ना, कंसिस्टेंट नहीं है, क्राइटेरिया के हिसाब से कंसिस्टेंट नहीं है, तो पूरा का पूरा तुम्हारा जो समरी है ना वही एडवर्स हो जाएगा। सर तो पूरा ही एडवर्स होना है तो तुम्हारा डिस्क्लेमर क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि दोस्त तुमको पता है ना तुम्हारे पास में ऑडिटेड एफएस है, तुम्हारा ऐसा है क्या साई ऑप्टेन नहीं हुआ, ऐसा नहीं है ना, तुम्हारे पास में ऑडिटेड एफएस है, तुमको बस चेक करना है या तो कंसिस्टेंट होगा या फिर कंसिस्टेंट नहीं होगा, तो डिस्क्लेमर ओपिनियन नहीं आएगा, क्वालिफाई नहीं आएगा, क्या आएगा, एडवर्स ओपिनियन आएगा। तो सर डिस्क्लेमर कभी नहीं आएगा क्या, ऐसा नहीं है, कभी आएगा, नीचे आएगा, डिस्क्लेमर करके नहीं आएगा, उसका वर्डिंग जो है ना डिस्क्लेमर के जैसा है। कब आएगा, जब तुम्हारे पास में एडवर्स ओपिनियन जाता है ऑडिटेड एफएस के ऊपर, जब तुम्हारे पास में ऑडिटेड एफएस के ऊपर एडवर्स ओपिनियन जाता है या फिर डिस्क्लेमर ओपिनियन जाता है ना, तो तुम क्या करोगे, समरी एफएस में बता दोगे क्या कि हमारा जो ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड एफएस है ना उसमें हमारे पास में एडवर्स ओपिनियन है या फिर डिस्क्लेमर ओपिनियन है, फिर उसका बेसिस बता दोगे कि उसका बेसिस क्या है, एंड उसके बाद में तुम बता दोगे उसी वजह से हमारा जो एडवर्स ओपिनियन है या फिर डिस्क्लेमर ओपिनियन है ना, उसी वजह से इट इज इनअप्रोप्रिएट टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन समरी एफएस, उसी वजह से हम समरी एफएस के ऊपर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, एज गुड एज डिस्क्लेमर हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दे दो, क्वालिफाई नहीं आएगा, एडवर्स कब आएगा, एडवर्स अगर तुम्हारा कंसिस्टेंट नहीं है या फिर फेयर समरी नहीं है तो एडवर्स आएगा। क्वेश्चन ध्यान देना है तुमने, देखो एडवर्स ओपिनियन जाता है या फिर डिस्क्लेमर जाता है ना तो बता दो बेसिस क्या है, मतलब हर केस में तुम्हारा बेसिस तो आएगा, एक तो ओपिनियन तुम बता दोगे, ओपिनियन बता दोगे एंड बेसिस बता दोगे, बस उसके साथ में बता देना है कि अप्रोप्रिएट नहीं है कि हम क्या करेंगे अपने समरी एफएस के ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे, वो अप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है, समझ में आया, सिंपल सिंपल चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क जितने स्टार है तुम्हारे पास में चेप दो यहाँ पे। क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड है तो सीधा सीधा बता दो क्वालिफाइड है, स्टेट करो क्वालिफाइड है करके, एंड उसके बाद में उसका बेसिस बता दो, उसका इफेक्ट बता दो। ठीक है, तो क्वालिफाइड ईओएम ओएम मर्तको केएम जो भी है ना, तो ये जो पैरा आते हैं तो उसमें मैटर कौन सा है वो चीज बता देनी है, क्वालिफाइड ओपिनियन है तो उसका बेसिस बता दो, एंड ओआई अगर मिसस्टेटेड है तो मिसस्टेटमेंट है वो तुम बता दो। ठीक है, बस इतनी सी चीज आती है समझने की, अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो एडवर्स जाएगा, कंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंट है करके बता दो, बात खत्म। एडवर्स आता है, डिस्क्लेमर आता है तो उसका वो है वो बता दो, बेसिस बता दो, और समरी के ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो ये बता दो, बात खत्म। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑडिटर के एसोसिएशन की। ऑडिटर का एसोसिएशन में तुम्हारे पास में देखना पड़ेगा, देखो हमने दो बातों पर करी थी, क्या बात करी थी, एक तो थी जहां जहां पे समरी एफएस जाएगा उसके साथ में तुम्हारे पास में ऑडिटेड एफएस जाना ही चाहिए, एंड जहां जहां पे समरी एफएस जाएगा ना तो समरी एफएस के ऊपर का ऑडिटर का रिपोर्ट उसके साथ में जाना चाहिए, ये अपन ने मैनेजमेंट से एग्री करके लिया था। ठीक है, अब तुम्हारे पास में सिनारियो 1 सिनारियो 2, पहला सिनारियो क्या है, ऑडिटर्स रिपोर्ट नॉट इंक्लूडेड इन समरी एफएस डॉक्यूमेंट, तो हमने तो उससे एग्री किया था कि समरी एफएस के साथ में ऑडिटर का रिपोर्ट जाना चाहिए था, अगर उन्होंने नहीं दिया है और ये ऑडिटर को चीज समझ में आ जाती है तो क्या करना है तुमने, देखो इफ ऑडिटर बिकम्स अवेयर दैट मैनेजमेंट प्लान्स टू स्टेट दैट the auditor reported on summary FS in document but without including actual
ऑडिटर्स रिपोर्ट, मतलब उन्होंने बस बता दिया है कि ऑडिटर ने इसके ऊपर ऑडिट किया है, बट वो ऑडिट रिपोर्ट ऐड नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत है ना। तो गलत है तो अपन क्या करेंगे, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई साहब तुम क्या करो, पूरा का पूरा रिपोर्ट उस डॉक्यूमेंट में ऐड करो, ताकि ट्रांसपेरेंसी हो, क्लैरिटी हो यूजर को। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज करता है ना, तो अपन हमेशा क्या करते हैं, टीसीडब्ल्यूजी के पास में जाते हैं, बट यहाँ पे टीसीडब्ल्यूजी के पास में नहीं जाएंगे, अपन सीधा सीधा अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे टू प्रिवेंट देयर नेम फ्रॉम बीइंग इनअप्रोप्रिएटली एसोसिएटेड विद द समरी एफएस। मतलब अपन सीधा सीधा क्या करेंगे, पब्लिक स्टेटमेंट इशू करेंगे, और पब्लिक स्टेटमेंट इशू करके मैनेजमेंट को क्या करेंगे, तोड़ देंगे। ठीक है, बात समझ में आई। दूसरा दूसरा सिनारियो क्या है, देखो तुम्हारा, ऑडिटर नॉट एंगेज टू रिपोर्ट ऑन समरी एफएस। ऑडिटर एंगेज नहीं है समरी एफएस में, तो तुमको क्या समझना पड़ेगा, इफ ऑडिटर इज नॉट एंगेज टू रिपोर्ट ऑन समरी एफएस बट बिकम अवेयर दैट मैनेजमेंट प्लान्स टू स्टेट इन द डॉक्यूमेंट। मैनेजमेंट बहुत चालाक है, मैनेजमेंट ने क्या दिया है देखो, ऑडिटर्स वर्क ऑन ऑडिटेड एफएस इज रेफरेंस्ड, समरी एफएस आर डिराइव फ्रॉम दोज ऑडिटेड एफएस। देखो मैनेजमेंट यहाँ पे थोड़ा भी गलत नहीं है, मैनेजमेंट एकदम सही सही बात कर रहा है। मैनेजमेंट क्या बात कर रहा है देखो, मैनेजमेंट बात करता है कि ऑडिटर ने पूरा ऑडिटेड एफएस है ना उसको ऑडिट किया है, मतलब फुल एफएस है ना उसका ऑडिट किया है, और हमारा जो समरी है ना, हमारा समरी उसी ऑडिटेड एफएस से हमने डिराइव किया है। तो अल्टीमेटली मैनेजमेंट क्या कहना चाहता है पता है क्या, कि हमारा समरी एफएस ऑडिटेड है, बट ऐसा वो सीधा नहीं कह रहा है। अभी क्या कह रहा है कि ऑडिटर ने पूरा एफएस फुल एफएस उसने ऑडिट किया है, और हमारा समरी है ना उसी एफएस से हमने डिराइव किया है, बस इतनी सी बात करता है। तो अभी ऑडिटर का है ना प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या हो गई, क्योंकि उसने ऑडिट तो नहीं किया है समरी का, उसने पूरा ऑडिट किया है बट समरी का ऑडिट नहीं किया उसने। बट ये जो मैनेजमेंट का सेंटेंस है ना, इसको देख के समझ आ रहा है कि मैनेजमेंट ने क्या किया है, गड़बड़ करी है, थोड़ी सी करने की कोशिश कर रहा है। गलत कुछ नहीं है, सब सही है, बट ये चीज तुमको देखनी पड़ेगी। तो ऑडिटर शैल बी सेटिस्फाइड दैट, क्या ये जो उसने रेफरेंस दिया है ना, ये रेफरेंस दिया है ना उसने टू द ऑडिटर इज मेड इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड एफएस। तो ऑडिटर को ये देखना पड़ेगा उसने जो रेफरेंस दिया ना वो समरी एफएस का नहीं है, ऑडिटेड एफएस का है। क्योंकि देखो उसने समरी एफएस का ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बात करी थी, तो अपन ने बोला था कि भाई साहब नहीं, तू ऐड नहीं करेगा, तो क्या करेगा, अपन क्या करेंगे, सीधा पब्लिक स्टेटमेंट इशू करेंगे। तो समरी एफएस के बारे में उसने नहीं बोला, उसने क्या बोला है, ऑडिटेड एफएस के बारे में बोला है। तो तुमको ये चीज चेक करनी पड़ेगी, रेफरेंस जो है ना वो ऑडिटेड एफएस के ऊपर के ऑडिट रिपोर्ट का दिया है, उसने समरी एफएस के ऊपर ऑडिट रिपोर्ट का नहीं दिया है। एंड दोनों कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। एंड जो स्टेटमेंट उसने दिया है ना डज नॉट गिव द इम्प्रेशन दैट ऑडिटर हैज रिपोर्टेड ऑन समरी एफएस। इस स्टेटमेंट से तुम्हारे पास में ऐसा इंप्रेशन क्रिएट नहीं होना चाहिए कि ऑडिटर ने समरी एफएस के ऊपर अपना ऑडिट रिपोर्ट दिया है। ये चीज हमको चेक करनी पड़ेगी। समझ में आया। तो रेफरेंस जो है ना, सबसे पहले देखो कि ऑडिटेड एफएस का है क्या, एंड वो जो समरी एफएस के ऊपर रिपोर्ट किया है ऐसा इंप्रेशन उसने नहीं देना चाहिए स्टेटमेंट ने। ये दो चीज होती है। अगर ईदर ऑफ द कंडीशन अगर मीट नहीं होती है, दोनों में से एक भी कंडीशन ब्रीच हो जाती है ना, तो अपन क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे मैनेजमेंट को कि तुम्हारा स्टेटमेंट है ना उसको चेंज कर लो क्लैरिटी के हिसाब से, या फिर ये जो रेफरेंस तुमने दिया है ना उसको तुम क्या कर लो, रिमूव करो, पूरा का पूरा रेफरेंस रिमूव करो, नहीं तो हमको एंगेज कर लो। अपन क्या करेंगे, हम रिपोर्ट देंगे ना भाई, हमारे रिपोर्ट के पैसे बचाने के लिए तुम ऐसी कुछ कुछ चीजें मत करो ना, हमको एंगेज करो। हम क्या करेंगे, हम तुमको रिपोर्ट देंगे, फिर तुम स्टेटमेंट क्या पूरा रिपोर्ट ही ऐड करो ना तुम्हारे डॉक्यूमेंट में। बस इतनी सी बात आती है। अपन क्या करेंगे, उनको बोलेंगे या तो स्टेटमेंट को चेंज कर, नहीं तो इस रेफरेंस को ही हटा दे, या फिर हमको एंगेज कर, हम रिपोर्ट देंगे, फिर रिपोर्ट तो दे दे। अगर मैनेजमेंट डजंट एड्रेस कंसर्न, तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर एक तो इन्फॉर्म करेगा मैनेजमेंट को कि उसका डिसएग्रीमेंट है, उसका डिसएग्रीमेंट है रेफरेंस को लेकर, हम खुश नहीं है, हम नाखुश है, हम डिसएग्री करते तुमसे। और फिर क्या करेगा, अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा टू प्रिवेंट इन अप्रोप्रिएट एसोसिएशन। कौन सा, देखो ऐसे हमने ऊपर लिया था ना पब्लिक स्टेटमेंट इशू करके अप्रोप्रिएट एक्शन, वही एक्शन यहाँ पे भी लेगा, टू प्रिवेंट इन अप्रोप्रिएट एसोसिएशन। यही चीज यहाँ पे कॉपी पेस्ट समझ में आता है। तो देखो सिंपल, बहुत सिंपल सी चीज आती है। समरी एफएस के साथ में ऑडिटर्स रिपोर्ट ऐड नहीं किया है, तो मैनेजमेंट को बोलेंगे कि बस स्टेटमेंट ऐड मत कर ले, पूरा का पूरा रिपोर्ट ऐड कर ले। अगर रिफ्यूज करता है तो अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे, पब्लिक स्टेटमेंट इशू करेंगे। या फिर समरी एफएस के ऊपर रिपोर्ट करने के लिए उसको एंगेज नहीं किया है, और ये अवेयर हो जाता है ऑडिटर को कि भाई साहब मैनेजमेंट ने उसका कोई तो स्टेटमेंट ऐड किया है डॉक्यूमेंट में। क्या किया है कि उसने बोला कि ऑडिटेड एफएस
के ऊपर ऑडिटर ने काम किया है एंड समरी हमारा उसी स्टेटमेंट से आता है, तो उस केस में ऑडिटर चेक करेगा रेफरेंस जो है ना वो तुम्हारा ऑडिटेड एफएस के ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर का है, समरी एफएस के ऊपर के ऑडिट रिपोर्ट का नहीं है। एंड दूसरी चीज, समरी एफएस के ऊपर हमने ऑडिट रिपोर्ट दिया है ऐसा इंप्रेशन उस स्टेटमेंट ने क्रिएट नहीं करना चाहिए। दोनों में से एक कंडीशन भी मीट नहीं होती है तो उस केस में मॉडिफाई करने के लिए बोलो, या फिर रेफरेंस को रिमूव करने के लिए बोलो, या फिर एंगेजमेंट को अपन को एक्सेप्ट करते हैं, ऑफर कर दो एंगेजमेंट को। ठीक है, अगर मैनेजमेंट एड्रेस नहीं करता है तो उनको डिसएग्रीमेंट बता दो एंड अप्रोप्रिएट एक्शन ले लो। ठीक है, फिर बात आती है रेस्ट्रिक्शंस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन और यूज, और यूजर को अलर्ट करते हैं अपन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को। एक कब होता है, जब तुम्हारा ऑडिटेड एफएस है ना, अगर ऑडिटेड एफएस है ना तुम्हारा, अगर वो तुम्हारा स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बना है ना, तो सिमिलर चीज तुम्हारे पास में समरी एफएस में जाएगी। समरी एफएस के ऊपर का ऑडिट रिपोर्ट है ना, उसमें भी वो सेंटेंस तुम ऐड करोगे। जैसे हमने क्या किया था, जैसे 800 में जाके देखा था, अपन ईओएम पैरा देते हैं और यूजर को बता देते हैं कि हमारे पास में स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से किया है। यही चीज तुमको क्या करनी है, समरी एफएस में बता देनी है। फिर बात आती है कंपैरेटिव की। कंपैरेटिव के बारे में हमने क्या देखा है, जैसे 710 में हमारे पास में कंपैरेटिव आता है, तो यहाँ पे तुमने देखना है इफ ऑडिटेड एफएस है ना उसमें कंपैरेटिव आते हैं बट समरी एफएस में नहीं आते हैं, तो तुमको देखना पड़ेगा समरी एफएस में जो ओमिशन है ना वो रीजनेबल है क्या, ये चीज तुमको चेक करनी पड़ेगी। ऑडिटर शाल डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ अनरीजनेबल ओमिशन on the auditor's report of the summary FS। ठीक है, if the summary FS contain comparatives that were reported by another auditor, तो उस केस में तुमने क्या करना है, ऐसे 710 के हिसाब से तुमने क्या करना है, ऐसे 710 तुम्हारा रिक्वायर हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात आती है, पूरा का पूरा 710 यहाँ पे भी तुम्हारा चेप दो, ऐसा का ऐसा। ठीक है, फिर बात आती है तुम्हारे पास में सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन, जो हमने ऐसे 700 में देखी थी सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन, एडिशनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह, तो सेम टू सेम चीज यहाँ पे आती है। तुमको चीज चेक क्या करनी है, समरी एफएस में जो तुम्हारे पास में सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट किए है ना वो तुम्हारी क्लियरली डिफरेंशिएटेड है क्या समरी एफएस से, ये चीज चेक करनी पड़ेगी। अगर तुम कंक्लूड करते हो कि अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन क्लियरली डिफरेंशिएटेड नहीं है तो मैनेजमेंट को बोलो कि उसका प्रेजेंटेशन चेंज कर ले। अगर रिफ्यूज करता है तो ऑडिटर्स रिपोर्ट में तुम बता दो कि सच इन्फॉर्मेशन इज नॉट कवर्ड बाय द रिपोर्ट। मतलब सेम टू सेम ऐसे 700 बात करता है वैसे के वैसे। फिर बात आती है इन्फॉर्मेशन इन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग समरी एफएस। ठीक है, ये कौन सी बात करता है, अदर इन्फॉर्मेशन 720 के हिसाब से बात करता है। तुमको क्या करनी है, रीड करनी है अदर इन्फॉर्मेशन जो तुमने डॉक्यूमेंट में ऐड करी है जिसमें तुम्हारा समरी एफएस जाता है, एंड रिलेटेड ऑडिटर्स रिपोर्ट टू कंसिडर वेदर देयर इज मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है क्या अदर इन्फॉर्मेशन में समरी एफएस में। एक सेम टू सेम हमने ऐसे 720 में बात करी थी, यहाँ तक नया कुछ नहीं है। अगर ऑडिटर को आइडेंटिफाई होता है मटेरियल इनकंसिस्टेंसी, ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले मैनेजमेंट के साथ में डिस्कस करेगा, यही करते हैं अपन, एंड डिटरमाइन करेगा क्या समरी एफएस और इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग समरी एफएस एंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट देयर ऑन नीड टू बी रिवाइज। समरी एफएस या फिर इंफॉर्मेशन को रिवाइज करने की जरूरत है क्या, ये चीज चेक करेगा। इफ ऑडिटर डिटरमाइन करता है कि दैट इंफॉर्मेशन नीड टू बी रिवाइज एंड मैनेजमेंट रिफ्यूज करता है टू रिवाइज द इंफॉर्मेशन, ऑडिटर क्या करेगा, अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा इन सर्कमस्टांसेस इंक्लूडिंग कंसिडरिंग इम्प्लीकेशन ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट। सिंपल सी बात है, ऑडिटर के रिपोर्ट के ऊपर इम्प्लीकेशन जाएगा। मतलब क्या बात करता है, कुछ नहीं, रीड करो अदर इन्फॉर्मेशन, इनकंसिस्टेंसी है क्या देखो। अगर इनकंसिस्टेंसी आइडेंटिफाई होती है मैनेजमेंट के साथ में डिस्कस करो, इनकंसिस्टेंसी कहाँ पे है, इन्फॉर्मेशन को या फिर समरी एफएस को रिवाइज करना है क्या, ये चीज चेक करो। अगर रिवाइज करने की नीड है और मैनेजमेंट रिफ्यूज करता है तो अप्रोप्रिएट एक्शन ले लो, इसमें तुम्हारे ऑडिटर्स रिपोर्ट के ऊपर इम्प्लीकेशन भी जा सकता है। सेम टू सेम ऐसे 720। अब यहाँ पे तुमको ध्यान देने की बात आती है, यहाँ पे ध्यान दे दो क्या बात हो रही है। ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन समरी एफएस में बी डेटेड लेटर देन द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड एफएस। ठीक है, जैसे कि हमारा पहला ऑडिटेड एफएस जो गया था ना, फॉर एग्जाम्पल 15 मई को गया था, उसके बाद में हमारा समरी एफएस है ना 15 जून को गया था, एक महीने के बाद गया था। तो ये चीज आती है, अगर तुम्हारा ऐसा हो सकता है कि समरी एफएस के ऊपर ऑडिटर का रिपोर्ट है ना वो तुम्हारा बाद में जाएगा, ऑडिटेड एफएस के ऑडिट रिपोर्ट के बाद में जाएगा, ऐसा हो सकता है। उस केस में ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन समरी एफएस किसके बारे में बात कर रही है, जो बाद में जा रहा है ना समरी एफएस के ऊपर का ऑडिट रिपोर्ट, उसमें स्टेट करना है, रिपोर्ट में तुमने स्टेट करना है समरी एफएस एंड ऑडिटेड एफएस डू नॉट रिफ्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ द इवेंट। समरी एफएस एंड ऑडिटेड एफएस डू नॉट रिफ्लेक्ट द effect of event that occurred subsequent to the date of auditor's report on audited FS। क्या बात कर रहा है,
ऑडिटेड एफएस के ऊपर तुमने ऑडिट रिपोर्ट दिया था, उसके बाद में 1 महीने के बाद में समरी एफएस के ऊपर तुमने ऑडिट रिपोर्ट दिया। तो जब समरी एफएस के ऊपर ऑडिट रिपोर्ट दोगे ना, तब तुमने क्या स्टेट करना है कि इसके बीच में जो मैटर आते ना, इसके बीच में जो मैटर आते ना, इसको हमने कंसिडर नहीं किया है, इसको हमने कंसिडर नहीं किया है समरी एफएस में। क्यों? क्योंकि समरी जो तुम्हारे पास में ऑडिटेड एफएस है ना, इसी का समरी बनाया है, इसमें हमने कुछ चेंज नहीं किया। ये जो एफएस है ना, इसी का समरी बना दिया है। तो बीच में अगर कुछ इवेंट आते ना, तो उससे हमको लेना देना नहीं है। तो ये तुम क्या कर लो, अपने ऑडिट रिपोर्ट में क्लियरली सेट कर लो। देखो सर, जब हम ऑडिट रिपोर्ट देखेंगे ना, तो तुमको एक स्टेटमेंट दिखेगा किसके बारे में, इवेंट के बारे में, सब्सिक्वेंट इवेंट ऑकर होते हैं उसके बारे में स्टेटमेंट दिखेगा। तो यहाँ से आता है, ये चीज ध्यान दे दो, ये स्टेटमेंट तुम्हारा ऑडिट रिपोर्ट में जाता है। देखो स्टेट करना है तुमने, समरी एफएस के ऊपर के ऑडिट रिपोर्ट में तुमने स्टेट करना है। तो वहाँ पे स्टेटमेंट जाएगा कि डू नॉट रिफ्लेक्ट इफेक्ट ऑफ द इवेंट दैट ऑकर सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड एफएस। दूसरी चीज, ऐसा हो सकता है कि ऑडिटेड एफएस के ऊपर का जो ऑडिट रिपोर्ट है, कौन सा, 15 में वाला, ठीक है, उसके बाद में तुम्हारे पास में कुछ फैक्ट ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। ऑडिटर में बिकम अवेयर ऑफ द फैक्ट जो एग्जिस्ट करते हैं एट द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, बट ऑफ विच ऑडिटर प्रीवियसली उसके अनअवेयर था। मतलब किसके बारे में बात कर रहा है, सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में बात कर रहा है। मतलब 15 मई के बाद में कुछ रिपोर्ट आते हैं, कुछ फैक्ट सामने आते हैं, इवेंट नहीं फैक्ट, ठीक है। तो क्योंकि 560 में हमने देखा है, ऑडिट रिपोर्ट के बाद में तुम्हारे पास में फैक्ट सामने आते हैं, तो जो फैक्ट सामने आते हैं ना, उसके बारे में बात हो रही है। उस केस में ऑडिटर शैल नॉट इशू the auditor's report on summary FS until the auditor's consideration of such fact in relation to the audited FS accordance with the 560 has been completed। मतलब क्या, ये फैक्ट जो तुम्हारे सामने आते हैं ना, तो इसको तुमने 560 के हिसाब से डील करना है। तो जब तक इसको तुम 560 के हिसाब से क्लियर नहीं करते हो ना, तब तक तुम ये 15 जून वाला रिपोर्ट मत दे दो। ये कौन सा रिपोर्ट है, समरी एफएस के ऊपर, समरी एफएस के ऊपर का जो ऑडिट रिपोर्ट है ना, उसको तुम इशू मत करो, ठीक है। नॉट इशू ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन समरी एफएस, जब तक कि इस फैक्ट को तुम ऐसे 560 के हिसाब से डील नहीं करते हो, तब तक कि ये रिपोर्ट तुम इशू मत करो। इसके बारे में बात करी है, ठीक है। तो तुमको क्या एडिशनल कुछ रिक्वायरमेंट है क्या, नॉट रिक्वायर टू ऑब्टेन एडिशनल ऑडिट एविडेंस, ठीक है। व्हेन ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन समरी एफएस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिटेड एफएस, ऑडिटर को कोई और एडिशनल ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने की जरूरत नहीं है on the audited FS or report on the effect of the event or transaction that has subsequent to the date of auditor's report since summary FS are derived from the audited summary। तो देखो सिंपल सी बात आती है, तुमको बस है ना, तुमको बस ये स्टेटमेंट रिपोर्ट करना है। तुमको एडिशनल रिपोर्टिंग में क्या देना है, बस ये स्टेटमेंट देना है। एडिशनल बस रिपोर्टिंग आएगा तुम्हारा, एडिशनल तुम्हारा ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने की जरूरत नहीं है, एडिशनल ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने की जरूरत नहीं, बस तुम्हारा रिपोर्टिंग आएगा। ये बात ध्यान दे दो। बस एक चीज रह गई अपनी, वो है तुम्हारा ऑडिटर्स का रिपोर्ट। सर जैसे ही हमारा रिपोर्ट आता है ना, तो बेसिक बेसिक चीज तो हमारी आ ही जाती है। क्या क्या आएगी बेसिक बेसिक चीज, सबसे पहले आएगा हमारा टाइटल, हमेशा आता है, आएगा। एड्रेस ही आता है। अब तुमको समझना है, जो तुम्हारा ऑडिटेड एफएस है एंड जो तुम्हारा समरी एफएस है, इसमें जो एड्रेस है ना, वो तुम्हारे सेम होने चाहिए। अगर तुम डिफरेंट एड्रेस है ना, तो डिफरेंट एड्रेस है तो अप्रोप्रिएट है क्या, ये चीज तुमको चेक करनी पड़ेगी। तुम्हारा यहाँ पे क्या जाएगा, टू द यूजर ऑफ दिस समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसे करके तुम्हारा जा सकता है। तो टाइटल जाएगा, एड्रेस जाएगा, सेम टू सेम चीज। उसके बाद में मैनेजमेंट का जिम्मेदारी जाता है, ऑडिटर का जिम्मेदारी जाता है, ऑडिटर का सिग्नेचर, डेट एंड प्लेस जाता है। हमेशा की तरह सिग्नेचर, डेट, प्लेस तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है समरी को प्रिपेयर करने के लिए, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है अपना एंगेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए इन अकॉर्डेंस विथ ऐसे 810। सर ये चीज इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे 810 ही लिखना है तुमने, ऑल बाकी के ऐसे नहीं। यहाँ पे बाकी के ऐसे का कुछ ऑडिट का प्रोसीजर का लेन देन नहीं है, 100 से 700 का सीरीज का कुछ लेन देन नहीं है। यहाँ पे बस 810 ही आएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा 100 से 700 तक हो चुका है फुल ऑडिटेड एफएस में। यहाँ पे बस समरी के लिए तुमको बस वही प्रोसीजर परफॉर्म करने होते हैं जो हमने ऊपर डिस्कस करे हैं। ये वाले प्रोसीजर्स ही तुमको परफॉर्म करने होते हैं, और कोई प्रोसीजर्स तुमको परफॉर्म नहीं करने होते हैं। ये चीज तुमको समझनी पड़ेगी। तो ये चीज तुमको समझनी है कि यहाँ पे जब जाएगा ना तुम्हारा इन अकॉर्डेंस विथ, बस ऐसे 810 और कुछ नहीं, इन अकॉर्डेंस विथ ऐसे 810 बस इतना ही जाएगा और कुछ नहीं। तो ऑडिटर की जिम्मेदारी है ओपिनियन को एक्सप्रेस करना समरी एफएस के ऊपर बेस्ड ऑन द प्रोसीजर जो हमने कंडक्ट किए हैं इन अकॉर्डेंस विद द ऐसे 810, बात खत्म। सिग्नेचर जाएगा सेम टू सेम, डेट एंड प्लेस। डेट में हमने जो देखा है हमारा नो अर्लियर देन द, जब तक तुमको साई ऑप्टेन नहीं होता है या फिर ऑथराइज जो रिकॉग्नाइज अथॉरिटी है उन्होंने असर्ट नहीं किया उनका जिम्मेदारी,
बस यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट आता है, ये तो 700 में सेम टू सेम है। एडिशनल चीज क्या आती है, जब तक कि तुम्हारा ऑडिटेड एफएस के ऊपर ऑडिट रिपोर्ट नहीं जाता है ना, तब तक समरी एफएस नहीं जाएगा। जब तक ऑडिटेड एफएस के ऊपर ऑडिट रिपोर्ट नहीं जाता है, उससे पहले समरी एफएस नहीं जाएगा, पहले ऑडिटेड एफएस जाएगा। बस इतनी सी बात आती है, इसको मार्क करो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है सर, अब ये तो कॉमन कॉमन पॉइंट हो गए, बस स्पेशल पॉइंट तुमको समझने पड़ेंगे। ठीक है, हमको क्या करना पड़ता है, हमको ओपिनियन एक्सप्रेस करना पड़ता है। एक पॉइंट सेम टू सेम, अ क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। सर रिपोर्ट में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, क्यों होता है पता नहीं मेरे को। सबसे पहले 810 में हम क्या करें, समरी एफएस के ऊपर रिपोर्ट कर रहे हैं, बाकी सब रिपोर्ट भूल जाओ। तुमको बेसिक बेसिक आता है, टाइटल आता है, एड्रेस आता है, डेट प्लेस एंड सिग्नेचर आता है। तुमको डेट में बस ये देखना है कि तुम्हारा ऑडिटेड एफएस जब तक नहीं होता है, उसके ऊपर का ऑडिट रिपोर्ट नहीं जाता है, उससे पहले डेट नहीं जाना है। बस ये इतनी सी एडिशनल चीज थी। मैनेजमेंट का जिम्मेदारी होता है, उसका जिम्मेदारी क्या है, समरी एफएस को प्रिपेयर करना। ऑडिटर का जिम्मेदारी होता है ऑडिट की प्रोसेस को परफॉर्म करना। बस यहाँ पे ऐसे 810 के हिसाब से जितने होते हैं ना, उतने ही करने हैं हमने, बाकी कुछ नहीं करना है, बात खत्म। अब हमको क्या करना होता है, हमको ओपिनियन एक्सप्रेस करना होता है। तो हमारा क्लियर एक्सप्रेशन जाएगा ओपिनियन का। कैसे जाता है सर, कंसिस्टेंट है, फेयर है, या फिर तुम्हारा पास में एडवर्स ओपिनियन जाएगा, या फिर तुम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, ऐसा वाला ओपिनियन जाएगा। तो कंसिस्टेंट समरी है, फेयर समरी है, कंसिस्टेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, या फिर फेयर समरी है, ऐसे करके जाएगा। ठीक है, तो क्लियर एक्सप्रेस करोगे ओपिनियन। लेकिन ओपिनियन एक्सप्रेस करने से पहले तुम यूजर को ये तो बताओ कि तुम्हारे पास में समरी इंफॉर्मेशन है वो कौन सी है। और सॉरी सॉरी, तो और जो समरी एफएस है ना, उसके बारे में तुम बताते हो, तो ऑडिटेड एफएस के बारे में भी बताना पड़ेगा। तो दो चीज तुमने ओपिनियन देने से पहले बतानी है, क्या, समरी एफएस को आइडेंटिफाई करो एंड ऑडिटेड एफएस को आइडेंटिफाई करो। क्योंकि ऑडिटेड एफएस भी जाना चाहिए तुम्हारा, हमने बात करी थी कि तुम्हारे पास में समरी एफएस के साथ में ऑडिटेड एफएस जाना ही जाना चाहिए। तो ऑडिटेड एफएस को आइडेंटिफाई करो एंड समरी एफएस को आइडेंटिफाई करो, बात खत्म, बात खत्म। तो समरी एफएस के लिए तुमने क्या करना है, समरी एफएस कौन सा है उसको आइडेंटिफाई करना है। कैसे करोगे, जैसे हमेशा करते हो, टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट, जैसे कि समरी बैलेंस शीट, समरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसे करना है, बस बात खत्म। और अगर पेज नंबर तुमको देना पॉसिबल है बड़े डॉक्यूमेंट में, तो तुम पेज नंबर भी दे सकते हो, अगर फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन अलाउ अलाउ करता है तो, बात खत्म। अगर फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन अलाउ करता है तो तुम क्या कर लो, पेज नंबर भी दे दो, क्योंकि बड़े डॉक्यूमेंट का हिस्सा है तो तुमको पेज नंबर भी देना पड़ सकता है। ठीक है सर, खत्म हो गया। देखो, ओपिनियन को एक्सप्रेस करना है, उससे पहले समरी को आइडेंटिफाई करो एंड ऑडिटेड एफएस को आइडेंटिफाई करो। समरी को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट, और बड़े डॉक्यूमेंट का हिस्सा है तो पेज नंबर भी दे सकते हो, बात खत्म। अब है ना, 3 बस एडिशनल पॉइंट है, बाकी सब कुछ तो सेम है, बाकी तो कुछ फालतू की चीज है। 3 बस एडिशनल स्टेटमेंट आ जाते हैं तुम्हारे पास में। देखो, अब ये स्टेटमेंट आ जाते हैं तुम्हारे साथ में। सबसे पहले एक चीज चेक करो, सबसे पहले देखो, हमने जो नीचे बात करी थी सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में, मैंने आपको बोला था नीचे का स्टेटमेंट ऊपर आएगा रिपोर्ट में। कहाँ का स्टेटमेंट है, ओ भाई किधर गया, ये जो स्टेटमेंट तुमको ऐड करना होता है ना, देखो, ऑडिटर्स रिपोर्ट को स्टेट करना पड़ता है कि समरी एफएस एंड ऑडिटेड एफएस डू नॉट रिफ्लेक्ट इफेक्ट ऑफ द इवेंट दैट ऑकर्ड सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड एफएस। ये वाला स्टेटमेंट तुम्हारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देखो, इफ रिक्वायर then a statement that the summary FS and audited FS do not reflect the effect of the event that occurred subsequent to the date of auditor's report on the audited FS। एक स्टेटमेंट जैसे नीचे का कॉपी पेस्ट हो गया, उसके साथ में तुम्हारे पास में रेफरेंस टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड एफएस, उसका रेफरेंस तुम दे सकते हो, उसका डेट भी दे सकते हो एंड फैक्ट बता सकते हो कि उसमें अनमॉडिफाइड ओपिनियन है, इज एक्सप्रेस इन केस ऑफ अदर देन मॉडिफाइड ओपिनियन। सर यहाँ पे ऐसा क्यों बोला कि अदर देन मॉडिफाइड ओपिनियन, क्योंकि जब उसका मॉडिफाइड ओपिनियन होता है ना, तो अपन क्या बता देते हैं, ये चीज बता देते हैं। अगर एडवर्स ओपिनियन है तो, क्वालिफाइड ओपिनियन है तो अपन ये चीज बता देते हैं। तो अगर अनमॉडिफाइड ओपिनियन है ना, तो तुम क्या करोगे, ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड एफएस का रेफरेंस दे सकते हो कि ऑडिटेड एफएस के ऊपर का ऑडिट रिपोर्ट दूसरा रिपोर्ट है, उसका डेट बता सकते हो एंड फैक्ट बता सकते हो कि उसमें अनमॉडिफाइड ओपिनियन हमने एक्सप्रेस किया है। क्योंकि मॉडिफाइड केस में तो तुमको स्पेसिफिकली बता दिया कि कैसे कैसे तुमने चीजें को रिपोर्ट करना है, अनमॉडिफाइड के केस में बस तुमने रेफरेंस देके चलना है, बात खत्म। और एक चीज आती है, जब तुम्हारा समरी एफएस के ऊपर जब स्टेटमेंट जाता है, ऑडिट रिपोर्ट जाता है ना, तो तुम बता दो कि समरी एफएस है ना, डू नॉट कंटेन ऑल डिस्क्लोजर जो तुम्हारे एफआरएफ के हिसाब से रिक्वायर है। क्योंकि वो तो कहाँ पे है, वो तो तुम्हारे ऑडिटेड एफएस में, समरी एफएस में डिस्क्लोजर नहीं है। ठीक है, एंड रीडिंग समरी एफएस इज नॉट सब्सटीट्यूट ऑफ रीडिंग ऑडिटेड एफएस।
तो समरी एफएस को रीड करना, तुम्हारा ऑडिटेड एफएस को रीड करना सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऑडिटेड एफएस को जाके रीड करो। समरी एफएस हमने समरी के लिए बनाई है, इसमें सारे डिस्क्लोजर नहीं है। सर ये जो रिपोर्ट है ना, ठीक है, एक बार फिर से एकदम रिवीजन का रिवीजन कर देते हैं। अपन ने क्या क्या देखा है? अपन ने देखा समरी एफएस कौन होता है, समरी एफएस क्या होता है। उसके बाद में अपन ने क्या देखा कि जब तक तुमने ऑडिटेड एफएस पूरे फुल एफएस का ऑडिट नहीं किया है, तब तक समरी एफएस का तुम ऑडिट नहीं कर सकते हो। एक्सेप्ट करने से पहले क्या चीज देखनी है? क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल है क्या, एग्रीमेंट कर लो मैनेजमेंट के साथ में, एंड फॉर्म ऑफ ओपिनियन देख लो। ठीक है, क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, उसके लिए नेचर ऑफ एंटिटी, पर्पस ऑफ समरी एफएस एंड इंटेंडेड यूजर का ध्यान देना है। एक चीज भूल जाओगे कि क्राइटेरिया जो है ना, उसके हिसाब से देखना है समरी एफएस मिसलीड करता है क्या। क्राइटेरिया में तुमने क्या देखना है? कंसिस्टेंट है इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, या फिर फेयर एंड एक्यूरेट समरी है। ठीक है, ऑथराइज ऑर्गेनाइजेशन का क्राइटेरिया है तो एक्सेप्टेबल हो जाएगा। मैनेजमेंट ने डेवलप किया है तो तुमको अनएक्सेप्टेबल होता है तो एंगेजमेंट को एक्सेप्ट मत करो। लेकिन लॉ भाई बोल सकता है कि एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो उसमें जो तुमको स्टेटमेंट देना पड़ता है, जैसे 810 के हिसाब से, अब तुमको ऑडिट रिपोर्ट में देखा है तुमने, 810 के हिसाब से हमने क्या किया है, प्रोसीजर परफॉर्म किए है, इस स्टेटमेंट को तुम ऐड मत करो, ये नाम जाएगा तुम्हारा। एग्रीमेंट में तुमने क्या देखना है? क्राइटेरिया के हिसाब से समरी एफएस बनाया है, समरी एफएस के साथ में तुम्हारे पास में ऑडिटेड एफएस जाता है, समरी एफएस के साथ में ऑडिटेड समरी एफएस के ऊपर का ऑडिट रिपोर्ट जाता है। परफॉर्म करते समय तुमने क्या देखना है? प्रिपेयर किया है, उसके बाद में एक्सेसिबिलिटी है, उसको तुमने चेक करना है, कंपैरिजन चेक करना है, डिस्क्लोजर एंड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन चेक करना है। उसके बाद में फॉर्म ऑफ ओपिनियन में तुमने क्या देखना है? कंसिस्टेंट है या फिर फेयर समरी है, कंसिस्टेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट है या फिर फेयर समरी है। उसके बाद में तुम्हारा वर्डिंग अगर उसने चेंज किया है तो प्रोसीजर को परफॉर्म करो या फिर एक्सप्लेनेशन दे दो। एक्सप्लेनेशन देने के बाद में भी मिसअंडरस्टैंडिंग बचता है तो एंगेजमेंट को एक्सेप्ट मत करो। रिपोर्ट में टाइटल जाएगा, एड्रेस ही जाएगा, उसके बाद में डेट साइन प्लेस जाएगा, डेट साइन प्लेस जाएगा। डेट में तुमने देखना है कि जब तक ऑडिटेड एफएस के ऊपर का ऑडिट रिपोर्ट नहीं जाता है उससे पहले डेट नहीं जाएगा। उसके बाद में मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है एफएस को प्रिपेयर करना, ऑडिटर की जिम्मेदारी होती है प्रोसीजर को फॉलो करना, ऐसे 810, बस ऐसे 810 के हिसाब से। उसके बाद में तुमने देखना है यहाँ पे समरी को आइडेंटिफाई करना है, ऑडिटेड एफएस को आइडेंटिफाई करना है, ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। उसके साथ में ये चीज बताओ कि समरी है ना, उसमें सारे डिस्क्लोजर नहीं है, समरी सब्स्टिट्यूट नहीं है ऑडिटेड एफएस को रीड करने का। उसके बाद में सब्सिक्वेंट इवेंट का जो नीचे का पोर्शन है उसका स्टेटमेंट ऐड किया, और अगर अनमॉडिफाइड ओपिनियन है तो ऑडिटर्स के रिपोर्ट को रेफरेंस दे दो एंड डेट बता दो। मॉडिफाइड के केस में नहीं, क्योंकि वहां पे हम स्पेसिफिक बता देते हैं। और एक चीज है, अच्छा वो ध्यान आ जाती है। ठीक है, देखो स्टूडेंट नोट है, एमसीक्यू में हमने देखा था, जो तुम्हारे पास में मॉड्यूल में स्टडी मेट में जो तुम्हारे पास में केस स्टडी है ना, वो केस स्टडी का जो एमसीक्यू था वहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि ओएम पैरा है ना, वो तुम्हारे ऑडिट रिपोर्ट ऑन समरी एफएस में आ सकता है, बट केएम जो है ना वो तुम्हारा टिपिकली नहीं आता है ऑडिट रिपोर्ट ऑन समरी एफएस के ऊपर। इसको एमसीक्यू के लिए मार्क करना है दोस्त, केएम तुम्हारा टिपिकली नहीं आता है। ओएम आएगा, ईओएम आएगा, तुम्हारा मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, बट की ऑडिट मैटर तुम्हारा टिपिकली इसमें नहीं आता है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान देना है तुमने। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन के केस में क्या होगा? अगर क्वालिफाई ओपिनियन है ना तो एंड कंसिस्टेंट है ना फेयर समरी, तो क्वालिफाई या फिर ईओएम ओएम मर्तको केएम या फिर अदर इन्फॉर्मेशन में स्टेटमेंट है तो तुमने क्या करना है? सबसे पहले बता देना है ऑडिटेड एफएस के ऑडिट रिपोर्ट में क्वालिफाइड ईओएम ओएम मर्तको केएम मटेरियल स्टेटमेंट है। क्वालिफाइड है तो उसका बेसिस इफेक्ट, कोई भी पैरा है तो उसका मैटर एंड मैटर का इफेक्ट। अगर ओआई में मिसस्टेटमेंट है तो मिसस्टेटमेंट बता दो एंड इफेक्ट बता दो। अगर कंसिस्टेंट नहीं है, समरी फेयर समरी नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है तो एडवर्स ओपिनियन जाएगा। अगर तुम्हारे फुल ऑडिटेड एफएस में एडवर्स ओपिनियन है या फिर डिस्क्लेमर है तो ये चीज बता दो तुम कि एडवर्स डिस्क्लेमर ओपिनियन है, उसका बेसिस बता दो एंड समरी के ऊपर तुम ओपिनियन एक्सप्रेस मत करो। ऑडिटर का एसोसिएशन में तुमने चीज क्या ध्यान देनी है? समरी एफएस डॉक्यूमेंट में ऑडिटर का रिपोर्ट नहीं है तो मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करो, अगर रिफ्यूज करता है तो अप्रोप्रिएट एक्शन ले लो, पब्लिक स्टेटमेंट इशू करना। अगर तुमने रिपोर्ट इशू ही नहीं किया है, तुम एंगेजमेंट में नहीं थे और मैनेजमेंट स्टेटमेंट ऐड करता है, तुमको चेक करना पड़ेगा वो ऑडिटेड एफएस ऑन ऑडिट रिपोर्ट का रेफरेंस देना चाहिए उसने, समरी एफएस के ऊपर के ऑडिट रिपोर्ट का नहीं। एंड स्टेटमेंट ने गलत इंप्रेशन नहीं देना चाहिए कि समरी एफएस के ऊपर हमने रिपोर्ट किया है। अगर इसमें से दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, मॉडिफाई करो, मॉडिफाई करने के लिए बोलो, रेफरेंस को रिमूव करने के लिए बोलो, या फिर ऑफर करो तुम्हारा एंगेजमेंट। अगर एड्रेस नहीं करता है कंसर्न को, डिसएग्रीमेंट है करके बोलो, अप्रोप्रिएट एक्शन ले लो। रेस्ट्रिक्शन जाता है तुम्हारे ऑडिटेड एफएस के ऊपर, सेम टू सेम जाएगा तुम्हारे पास में समरी एफएस के ऊपर, कंपेरेटिव भी तुम्हारा सेम टू सेम समरी के ऊपर। अगर नहीं है तुम्हारे पास में, ओमिशन किया है तो ओमिशन रीजनेबल है क्या, अगर अनरीजनेबल है तो ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर तुम्हारा इंपैक्ट जाएगा। ठीक है,
अगर कंपेरेटिव आते हैं तो 710 का रिक्वायरमेंट आ जाएगा। सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन सेम टू सेम, डिफरेंशिएटेड है क्या नहीं है तो मैनेजमेंट को बोलो कि प्रेजेंटेशन चेंज करे। रिफ्यूज करता है तो इम्प्लीकेशन जाएगा ऑडिटर्स रिपोर्ट में कि वो हमारा कवर नहीं करता है इन्फॉर्मेशन। अदर इन्फॉर्मेशन सेम टू सेम, रीड करो, आइडेंटिफाई करो इनकंसिस्टेंसी है क्या, अगर है तो रिवाइज करने की जरूरत है क्या, रिवाइज करना है, मैनेजमेंट रिफ्यूज करता है, अप्रोप्रिएट एक्शन ले लो, इम्प्लीकेशन जाएगा ऑडिटर्स रिपोर्ट में। फिर उसके बाद में समरी एफएस या फिर ऑडिटेड एफएस तुम्हारा इस इवेंट के ऊपर बात नहीं करता है। दूसरी चीज, इस समरी एफएस के ऊपर ऑडिट रिपोर्ट तब तक इशू मत करो जब तक कि ये फैक्ट है ना इसको 560 के हिसाब से डील नहीं किया है तब तक। एंड आखिरी बात करता है कि एडिशनल ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने की जरूरत नहीं है, बस एडिशनल रिपोर्ट दे दो तुम जो यहाँ पे है, वो रिपोर्ट में बस स्टेटमेंट ऐड करो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है जैसे 800 का सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।